शायद आप हैं, आपने इस पार्टी को अपने मूल वसीले से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में उतार करवाया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीन खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। कल के प्रोग्राम में हमने तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से बात की थी। आज नून लीग के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। पार्टी की जानिब से एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसमें टिकट के हसूल के लिए उम्मीदवारान की पेशी ज़रूरी है। अदालत से नाअहल होने वाले बड़े मियाँ साहब इस पार्लिमानी पार्टी में शामिल हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब भी टिकट के हसूल के लिए इस कमेटी के सामने पेश हुए। दूसरी जानिब परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर चौधरी निसार साहब को भी पार्टी टिकट चाहिए तो उनको इस कमेटी के सामने पेश होना होगा। क्या चौधरी निसार पार्टी टिकट के लिए इस कमेटी के सामने पेश होंगे या आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के दूसरे बेटे सलमान शहबाज के इलेक्शन लड़ने की खबरें भी सामने आई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब, ये तो अब एक बिल्कुल ही एक ख़ानदानी खेल बनता जा रहा है। सारों के बेटे आई जा रहे हैं, सारों के कज़न्स आई जा रहे हैं। दामाद तो पहले से ही मौजूद थे जो बिल्कुल पार्टी लाइन से हट के फिर पार्लियामान में बात करना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले सर कि हम PMLN पे आएँ, अगर एक मुख्तसरन हम अवामी नेशनल पार्टी को भी डिस्कस कर लें। आज उन्होंने इंतहाई ये तशवीशनाक फ़ैसला किया कि मशाल खान लिंचिंग केस जो था उसमें आपको पता है कि JIT ने मशाल को उस पर इल्ज़ाम लगा था हमारे दीन की तौहीन की, वो सारा फिर बरी हुआ, कहा कि जी मशाल का कोई इसमें कसूर नहीं था और एक पूरी साजिश थी जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा लीडर भी इन्वॉल्व थे और भी लोग इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व थी वगैरह वगैरह। उसमें जो हिमायतुल्लाह मयार साहब हैं जो मर्दान के अवामी नेशनल पार्टी के सदर भी थे उस वक्त, उनको आपको पता है उनका एक ख़ास तरह का किरदार रहा था। ना सिर्फ उन्होंने पार्टी को ये भी तजवीज़ दी थी अवामी नेशनल पार्टी को कि आप इस इंसिडेंट से दूर रहें, इस पर बात ना करें। उन्होंने जनाजा भी नहीं अटेंड किया और बतौर कुछ रिपोर्टों के उन्होंने अक्यूज़्ड के भगाने में, फ़रार होने में अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट किया था। आज उनको भी टिकट मिल रहा है। तो जब अवामी नेशनल पार्टी अपना नज़रिया सामने रखती है और कहती है कि जी हम सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद हैं, सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मशाल खान को इंसाफ दें, मशाल खान की याद को आप इंसाफ दें, तो ये किस तरह स्क्वायर अप हो जाता है? कि इसको जैसे कहें कि अफसोसनाक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मेरे ख्याल में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते। वो शायद लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसकी तरफ से जो डिक्टेशन मिल रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का एक कंजर्वेटिव किस्म का बैकग्राउंड है, रिलीजियस किस्म का बैकग्राउंड है, तो शायद वो उन जो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया हो। लेकिन बहरहाल जिस तरह का उनका एक इमेज है नेशनल पूरे मुल्क में, नेशन वाइड जिसे कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव जमात है, एक मॉडरेट जमात है, उसको इससे डेंट लगेगा। उन्हें मेरा ख्याल में अभी भी टाइम है, अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए। जाहिर बात है उनका एक कवरिंग कैंडिडेट भी होगा, उसको सामने ले आए, क्योंकि अपना जो उनका एक पार्टी इमेज है वो उनके लिए फोरमोस्ट होना चाहिए, वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि एक सीट से यकीनन फ़र्क पड़ता है। एक हमारी हुकूमत एक सीट पे कायम हुई थी यहाँ पर, लेकिन बहरहाल फिर भी एक इमेज जो है उनको लॉन्ग टर्म में जो उनको जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेरा ख्याल में उनके लिए ज़्यादा महंगा होगा। और खैर बतौर एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आप उनको फिर टिकट दे रहे हैं, कुछ ऐसा भी लगता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए। ये कहना कि जी उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें लेकिन लोग तो उनको उससे जज करेंगे ना, वो सिर्फ उनको नहीं जज करेंगे। जैसे हम डिस्कस करें वो पार्टी को जज करेंगे, क्योंकि हम उन मेयार साहब को जानते नहीं है, तो हम तो ANP को जानते हैं ना कि ANP की ये सोचते हैं कि ये वैल्यूज थे। प्लेटफॉर्म पे आएंगे सर। अब जो PMLN ने अब एक ये फिग लीफ इख्तियार कर लिया कि जी हमारी एक कमेटी है, उसमें आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब बैठे थे और उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जी हमारा ये कुछ है, ये कारकर्दगी है। ये भी बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को इस चीज़ से आगाह किया कि उनकी क्या कुछ कारकर्दगी रही है अपने हलके के लिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस जमात में एक इंटरनल जमहूरियत का एक नया रुझान देखने को मिल रहा है। तो आप तो बिल्कुल ही एक मुझे अच्छा बेकी बात
पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है, अगर वो कोई पार्टी उसको रिफ्लेक्ट करती है तो मेरा ख्याल में PMLN के मतलब उसकी एक एम्बॉडीमेंट है, उससे ज्यादा पीपीपी है, पीपीपी भी है, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो सारे का सारा जो वो है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, और अभी आपने सलमान की भी बात की, वो नई एंट्रीज ला रहे हैं बीच में से जिस तरह से उनका वो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने भी आज PMLN के एक लीडर से बात की जो है कि काफी इन है, तो उन्होंने कहा जी नहीं वो कहते हैं बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसकी आपने तस्करा किया जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट कमेटी में बैठते हैं उनके सामने और जिसमें इंटरवल्स पे तालियां बजती हैं और उसमें अपनी वो जाके कारकर्दगी पेश करते हैं। लेकिन जो मेरा जो असेसमेंट है कि ये सिर्फ सोफिस्टिकेशन आ रही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी देख दिखाओ ही है। क्योंकि उनकी जो मैंने उनसे बात करने के बाद जो असेसमेंट की कि उनकी जो प्रेफरेंस है वो नंबर 1 शरीफ फैमिली, आपने शरीफ फैमिली, और नंबर 2 भी शरीफ फैमिली के लॉयल्टी टू शरीफ फैमिली के वो कहते हैं कि जी पार्टी से लॉयल्टी। लेकिन अगर आप उनका सेनेट के जब टिकट दिए थे और उनके एक पार्टी के लीडर का बाकायदा छपा हुआ बयान है, एट्रीब्यूटेड है, उन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ से लॉयल्टी इज द बेसिक कंसिडरेशन जी। तो ये जो है नंबर 1 प्रायोरिटी शरीफ फैमिली, नंबर 2 प्रायोरिटी शरीफ फैमिली, नंबर 3 प्रायोरिटी विनिंग कैंडिडेट्स, इलेक्टेबल्स, जो कल हम चिखते चिंगाड़ते रहे कि इलेक्टेबल्स, तो उन्होंने जो जीते हुए ठीक है, उनका हक बनता है वो पार्टी के साथ रहे, उनको आप देंगे। फिर उसके बाद उनका एक फोकस अब जो है अब के हालात के मुताबिक जो तनाजुर में देख रहा हूँ कि जी इस दफ़ा कवरिंग कैंडिडेट्स पे भी बहुत ज़्यादा है कि जी अच्छा जी हम जो कवरिंग कैंडिडेट्स पिक करें वो भी ज़रा तगड़े हों, क्योंकि अगर हमारी फर्स्ट लाइन उड़ गई तो उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन खड़ी होगी। बट फर्स्ट लाइन उड़ेगी किस तरह? भारत वो एक स्क्रूटनी का प्रोसेस घबराए हुए हैं। वो आज जो मुझे उनसे बात हुई, जो टिकट्स की बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा इतना ही फोकस, इतना फर्स्ट चॉइस पे है, इतना ही सेकंड चॉइस पे है। कवरिंग कैंडिडेट हमेशा से रखे जाते हैं, हर कैंडिडेट अपने साथ रखता है। शायद अगर अदालत उज़्मा का ये ऑर्डर ना आता कि आप साथ में उस एफिडेविट को भरें तो इतना ज्यादा खौफ ना होता। बिल्कुल, वहां पे इलेक्शन एक्ट के जरिए सर क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस खत्म हो गए, आपका सारा तो माजी ही मिट गया, दोहरी शरीयत का कोई वो नहीं था, कोई ब्लैंक ही नहीं था, आप तो बिल्कुल ही क्लीन स्लेट के साथ जा सकते थे। तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा करके उसको फॉर्म को बनाया, लोगों ने उस पर काफी शोर शराबा इकट्ठा किया, लोगों के कंसर्न्स हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा एक लीडर जो असेंबली में जाएगा वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इन तमाम जो कबाहतों से दूर होना चाहिए। मैं उसकी वो जो 62, 63 की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ उसको लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, उसको टैक्स देना चाहिए, ठीक है ना, वो किसी बैंक का डिफॉल्टर वगैरह ना हो। बिल्कुल सही। जब मैं टैक्स देता हूं तो मैं किस तरह एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक बंदा टैक्स ना देते हुए मेरा लीडर हो और वो मेरी पॉलिसी आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, और आप उसको मतलब ये चीज़ों से आप उसकी रिक्वायरमेंट आप ना रखें कि जी आप अपना टैक्स यहाँ डिस्क्लोज करें, आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज करें, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ये चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छा हुआ कि उन्होंने एक वाया मीडियम रूट के उनके एक एफिडेविट के जरिए बाउंड किया कि वो रिक्वायरमेंट्स हो, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया ना काफी फोकस चल रहा है। अच्छा एक सर मुझे समझ नहीं आया, एक जो शायद ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, शायद ये पार्टी के साथ साथ चलती है, लेकिन ये जो आज की रिपोर्ट है जिसमें एक सीनियर लीडर है उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो हलके हैं हम उनको चाहते हैं जिन्होंने पार्टी का प्लेटफॉर्म 2013 से कंटेस्ट किया, जो नज़रिए पे यकजहत रहे और जिनका डिसिप्लिन फिर भी कायम रहा मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका इवेंट था जिसमें परवेज रशीद साहब ने भी बयान दिया था, उसको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ये जो ऑप्टिक्स हैं या ये जो मैसेजिंग है, हमें मुशाहिद साहब की तरफ देखना चाहिए या उन नजरियाती लीडरान की तरफ देखना चाहिए जो मियां साहब के साथ खड़े रहे, डटे रहे। मैंने जो दूसरा पॉइंट आपको बताया था ना शरीफ फैमिली के साथ लॉयल्टी, और उसमें मैंने कहा कि इलेक्टेबल्स पे उनकी भी नजर है। अब इलेक्टेबल से मेरी मुराद यही जो 2013 से जो विनर्स थे, जो उनके साथ बाकी ईमानदार रह गए, नहीं बाकी ईमानदार रह गए, ठीक है, वो उन पे वो तो फर्स्ट चॉइस है ना कि जी कि हमने जिन हल्कों में खड़ा करना उनको करेंगे। लेकिन यहां पर जो बुनियादी कंसिडरेशन है वो पार्टी के साथ लॉयल्टी, पार्टी के नजरिए के साथ लॉयल्टी नहीं है। अगर आप उनकी फ्रेजिंग भी गौर से देखें, वो नवाज शरीफ की जात के साथ लॉयल्टी है, वो
शहबाज शरीफ के साथ ज़ात के साथ भी नहीं है, नवाज शरीफ की ज़ात के साथ लॉयल्टी है। वो आपने इन्होंने ओपनली, ये जन साहब का आप कोर्ट पढ़े, इन्होंने ही सेनेट के वक्त कहा था कि जनाब हम उसको टिकट देंगे जो नवाज शरीफ के साथ लॉयल होगा। कि अभी आप इसकी दोबारा से अगर फ्रेजिंग पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि जी तमाम जितना वाकया हुआ लेकिन नवाज शरीफ के साथ खड़े जी खड़े तो वो उनके आपकी बिल्कुल उन्होंने अपनी क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। लेकिन जो बड़ी खबर जो कल शायद डिसाइड होगा वो होगी चौधरी निसार की। अभी तक की बहस होती रही, आइदर ही इज ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड, जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल में अब डिसीजन होगा। एक चीज़ जो आपने बात की कि वो कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं एक टिकट लेने के लिए, लेकिन एक टेक्निकल भी चीज़ ढूंढी जा रही है। और वो ये है कि ही वांट्स टू कंटेस्ट, वो 2 हलकों से कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, नेशनल असेंबली के और 2 ही प्रोविंशियल असेंबली के। जो अंदर जो चुनी दिया है, अब उसको आप किसी को हम कुछ सेकंड सोर्स कंफर्मेशन तो नहीं है कि जी उनको एक टिकट ऑफर होगा। अब वो एक टिकट उन्होंने लास्ट टाइम भी उनको एक टिकट दिया था 2013 और एक कॉन्स्टिट्यूंसी शायद वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। लेकिन इस दफ़ा वो हालात उस तरह के नहीं है कि चौधरी निसार इसको समझें कि ये उनकी जो ज़ात के मतलब उसके मुताबिक नहीं है। तो मैं इसको 2013 में ज़ात के मुताबिक था नहीं, 2013 नहीं था, लेकिन उस वक्त के हालात और थे, मारूजी हालात जो थे उस वक्त उनके लिए शायद वो एक्सेप्टेबल हो। चलो इन्होंने एक टिकट दिया, इस पे कॉन्टेस्ट, लेकिन अब वो नाराज हैं। अब वो नाराज हैं। अब उनकी ग्रीवेंसेस नवाज शरीफ के साथ बहुत सीरियस नेचर की जा रही है, वो रिजॉल्व नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर वो इनको एक देते हैं और वो प्रॉब्लली ये सोचे कि जनाब ये इन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरी इतनी पार्टी की खिदमत है और मेरी यहाँ पर वो है सर्विसेज थी पार्टी के लिए और मैंने पार्टी को करने की कोशिश की, मुझे मेलाइन किया गया और अब उसके नतीजे मुझे एक पार्टी की एक टिकट की भीख दी जा रही है कि मैं इससे बाहर रहता हूँ। उन्होंने पीएमएलएन ने सर्वेज कराए हैं, ये तो एक और नई सोफिस्टिकेशन के बोर्ड के अलावा सर्वेज हो रहे हैं कि जी हमने कुछ लोग भेजे हल्के में वहां सर्वेज करके उनके सर्वे के मुताबिक, ठीक है, जो ये भी एक पार्टी की इंटरनल सोर्स है कि चौधरी निसार का उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन ये उनके पास वहाँ पर एक बड़ा एक चीज़ कहते हैं ना कि एक मुश्किल फैसला होगा कि चौधरी निसार को किसी ना कहे। तो ये वो जो कंसिडरेशन जो है, जो एक ड्रामा है कि जी इंटरव्यू और ये और वो, उसके अलावा ये सेकंड ड्रामा है कि जी पार्टी सर्वेज। इसमें पार्टी सर्वेज का ये है कि जी वो उनकी जो पार्टी की अपनी सोच है उसको किसी तरह से बीच में ना, वो जैसे इंटरव्यू में ग्रेस मार्क्स रखे जाते थे तो ये वो सर्वेज डिस्क्रेशनरी मार्क्स। जो शहबाज शरीफ साहब का भी अब खानदान अपना एक तरह का किरदार अदा कर रहा है, ये जो सियासी जमात है उसको कुछ देर हो गई है, क्या अभी तक उनको एक सेकंड टियर की आदत नहीं सामने लानी चाहिए थी? जो मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता था कि जी टियर्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट कैडर्स भी होते हैं, चलें शायद ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब 40 या 50 की दहाई की बात हो गई और ये सियासी जमात का असल आगाज़ सिर्फ और सिर्फ 80 की दहाई में हुआ था जब जिलानी साहब मौजूद थे। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद अब 30-40 साल हो गए सर, अब इस पार्टी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी ये पीछे जा रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं खानदानी उसकी तरफ और उसी सियासत की तरफ। टिकट्स की बात अभी की क्यों सोचते हैं आप? पीछे देखें जब इनकी पार्टी में वो कुछ अदालती फैसलों की वजह से ट्रांजिशन हुई, उस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं है, इन्होंने जानबूझकर किसी तरह की एक सेकंड जो जनरेशन जो होती है लीडरशिप की वो क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि उनको खतरा था। अभी आपको देखें नहीं सर, वो कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन भी थी, का नाम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, वो सब हमें छोड़ के चले गए। अब सेकंड जनरेशन आपने हमें बिट्रे किया। आपके पास कितने लोग रहे जो स्टेडफास्ट रहे थे, जो आपकी पार्टी के साथ रहे 2002 के वो जो मुश्किल वक्त में जो इलेक्शंस के इर्द 1999 के बाद उनके साथ रहे थे और बदस्तूर उनके साथ रहे थे। क्या आप उनको उसी तरह से ऑनर करते हैं जिससे से आप शरीफ फैमिली के साइंस को आप ऑनर करते हैं? कह रहा हूं आप करते हैं आप हर दफा आप सलमान शहबाज को ला रहे हैं, उसको बेशक लाए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ के आपको अपनी सेकंड अपने लीडरशिप ग्रूम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डाई हार्ड सपोर्टर्स लाइक मुशाहिद हुसैन सईद साहब। अब यार आप मुशाहिद के बाद ऊपर क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, मैं बस कह रहा हूं कि जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर्स, उसमें बेशुमार है। जैसा कि पार्टी सिर्फ ये देखती है कि जी पार्टी का इंटरेस्ट कहाँ है, मियां नवाज शरीफ का इंटरेस्ट, शरीफ फैमिली का इंटरेस्ट कहाँ है। दैट इज द फर्स्ट उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी लास्ट रिक्वायरमेंट भी यही है कि शरीफ फैमिली के साथ लॉयल्टी। चलें, अगर हुक्मरान जमात हो सर तो ऐसी हो,
लॉयल्टी पे डटी हुई। ये देखें अभी जो सारा हमने ये शोर सुना ना जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद, या एक पूरा प्रोसेस है जिसके अभी भी वो चल रहे हैं, लेकिन जो सारा जो शोर मुझे नजर आता है कि वो जो एक डायनास्टिक ऑर्डर को छेड़ा गया था उसमें जो आया उसके खिलाफ जो एक्चुअली रेजिस्टेंस हुई वो लगता है कि ज्यादा बड़ी थी और उससे लोगों में ज्यादा खदशात पैदा हुए, ना कि वो जो एक्चुअल प्रोसेस था अकाउंटेबिलिटी का जिससे शुरू हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि यार साल से ऊपर हो गया है, इससे ज्यादा क्या आपको डिटेल प्रोसेस इसमें चाहिए। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे जारी पानी के बहरान की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। इस हिस्से में बात करेंगे मुल्क में जारी पानी इस सारे सूरत हाल में कालाबाग डैम की तामीर की आवाज़ फिर से बुलंद होने लगी है। सोशल मीडिया हो या सुप्रीम कोर्ट, हर जानिब कालाबाग डैम के हवाले से बात हो रही है। सोशल मीडिया पर इस आवाज़ ने एक कैंपेन की सूरत भी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा का कहना है कि डैम्स की तामीर में अदालत अपना किरदार अदा करेगा। अब क्या वजह है कि तामीर एक अरसे से तनाज़े की वजह बनी हुई है, और क्या बाकी डैम्स भी एक तामीरी मुतबादल की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं कि नहीं, उस पर बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, जैसे पहले कि हम उस कालाबाग डैम इशू पे आ जाएं, जो पानी का बहरान है, जो कुछ मेरे ख्याल से मकासद पे कंटिजेंट है। एक तो जी आपने इस शोबे में कुछ ख़ास किया नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं किया आपने। लास्ट आपने नेगलेक्ट है शायद किसी भी दायरे में नहीं है। आपने लास्ट 60 की और 70 की दहाई में तरबेला और मंगला के डैम्स को तामीर किया था। उसके बाद से आपने कोई लार्ज स्केल डैम की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त छोड़े आपने कुछ भी नहीं किया उस तरफ। दूसरा, कुछ आपके कुदरती मसाइल हैं, कुदरती शायद पता नहीं, लेकिन आपके मुल्क के या तो एक मेंटालिटी है या सोच है। दुनिया में आप नंबर 4 हैं पानी के इस्तेमाल में, जो अगर हम पर कैपिटा बेसिस पे करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है पानी का। कॉन्जर्वेशन का तो नाम निशान नहीं है, कॉन्जर्वेशन आपकी सोच से मुंसलिक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता कॉन्जर्वेशन की। आप बेशक वो आपने बल्कि खुद ही दिया था एग्जाम्पल कि आप गाड़ी धोने का एग्जाम्पल देते हैं। अब हमें वो जो जर्मन सफ़ीर है वो समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, कोबलर साहब ट्विटर के जरिए कि जी बाल्टी के साथ भाइयों गाड़ी को धोया करो, थोड़ा सा आप कप में पानी डाल दें, लाइक वो कह रहे हैं टैप ओपन ना रखें। वो एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि जी आप अपने आप पे रहम खाएं। फिर जो एक और इशू बना हुआ है, वो आलमी सतह पे भी इशू बना हुआ है, वो क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान, जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, पाकिस्तान इज अप देयर कि सबसे ज़्यादा आप ही को असर पड़ेगा। बेशक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना देखें, बेशक आप अपने नुमाइंदों को बैनुल-अक़वामी ट्रिप्स करते हुए वो फिर जिस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पता चलता है कि उनको क्लाइमेट चेंज कितना संगीन मसला लगता है। आखिर में सर, आपके एक तरह के सूबों में कुछ कशीदा ताल्लुकात हैं, बेशक वो पंजाब और सिंध के बीच हों, बेशक वो सिंध और बलूचिस्तान के बीच हों, क्योंकि बलूचिस्तान लोअर एपाइन पे बैठता है और कहता है कि जी सिंध हमारा तमाम पानी इस्तेमाल कर जाता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ सर कि बेतहाशा मसाइल हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब तो हट गए, उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए एक कमेटी बनाई, नेशनल वाटर कमेटी NWC, और उन्होंने एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी बनाई, जो अब वैसे इस पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि कमेटी को साल में एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। वो मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, कंसिडरिंग ये जो बहरान है उसकी क्या नोयत बन गई है उसमें। लेकिन चारों सूबों के वज़ीर आला होंगे और हर तरह के स्टेक होल्डर्स होंगे, तो अब 2018 में जाके पॉलिसी बन गई है। ये है सर, ये आपके एक नेगलेक्ट, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नेगलेक्ट नहीं है। आप ये देखें कि हमारे जो हम समाज की नेगलेक्ट है सर, पूरा सोसाइटी की नेगलेक्ट है। ये मीडिया के ऊपर जो कुछ हम इतनी डिबेट्स करते हैं, सारा दिन हम सिविल मिलिट्री टेंशंस में फंसे रहते हैं। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये जाके पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करेगा, और जिस तरह से ये
क्राइसिस बढ़ रहा है और कह रहे हैं 2025 और 2040 के वो आपको माइलस्टोन्स दे रहे हैं कि जनाब बिल्कुल पानी यहाँ पे ख़त्म नाबूद हो जाएगा। और कोयटा में तो आपको पता है पहले ही ऐसी सूरत हाल है, इस्लामाबाद में यहाँ पानी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सूबों के दरमियान नफाक जिसकी आप बात कर रहे थे वो बढ़ेगा। अब ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि डैम्स नहीं बने, अच्छा। अब क्योंकि सारे के सारे चूंकि कालाबाग डैम एक कैची इशू है और पॉलिटिकली डिविजिव भी है, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट आ जाती है तो सारे उसके ऊपर चल पड़ते हैं। ये एक हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू है, यहाँ पर ये इसका गवर्नेंस का इशू है, यहाँ ये करप्शन का इशू है, यहाँ पे आपकी मेल एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, यहाँ क्लाइमेट चेंज का इशू है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू है। ये सारे फैक्टर्स हैं और जहां तक आपने बिलेटेडली आपने अगर उसकी वो बना भी ली है पॉलिसी, तो अब सिर्फ मैं यहाँ मिलके आप दोनों दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो एक दफा जरूर मिल लें और कमेटी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो। बाय द वे सर वो पॉलिसी मैंने पढ़ी है, वो खासी अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, लेकिन ये भी बाकी पॉलिसियों की तरह ये अमल दरामद शायद इस पे होगी ना होगी, वो इतना बड़ा सवालिया निशान है। कितनी पॉलिसीज होती हैं और ये 2017 में 2018 में क्यों आई है? फैंसी किस्म की पॉलिसियां बनाते हैं उसके बाद रख देते हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट कौन चेंज करेगा कि आपके ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ये सारे का सारा पानी ले जाते हैं, जो टेल एंड पे बैठा है उसको नहीं मिलता, जो छोटा काश्तकार है उसको पानी नहीं मिलता, आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके कौन सही करेगा? आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, आपको लो यूज बाकी साहब आपने इतने ज्यादा नुकात उठाए तो इसके जवाब में आप मुझे ये बताएं, घूम फिर के हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि भाई चलो कालाबाग डैम बना दो, और फिर कालाबाग डैम बनाने पे फिर वो सुबाइयत का इशू खड़ा हो जाता है, तमाम सूबे फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर पानी का जो बहरान है वही खत्म हो जाता है, उस पर डिस्कशन भी खत्म हो जाती है। उस पर सर बात करेंगे आपकी इजाजत के साथ वक्फे के बाद, गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पानी से जुड़े एक और मसले की बात, लेकिन उससे पहले जनाब अगर हम इस पे आ जाएं कालाबाग डैम पे सर, 80 की दहाई में आपको याद होगा कि जनरल ज़िया उल हक साहब ने जब एक कमेटी तश्कील दी थी और उस कमेटी में क्योंकि तब कोई मुंतखब नुमाइंदे तो आपके हुआ नहीं करते थे, तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान बैठे थे कि कालाबाग डैम के हवाले से क्या कुछ किया जाए। तो फजल हक साहब के कहने पे जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस साहब थे वो उस दिन गैर मौजूद थे, जो बाकी कमेटी थी वो लड़ पड़ी थी, बाकी जो सूबे थे उन्होंने भी कहा था कि जी ऐसे मत करें, उनको कहें कि वो आ जाएं कमेटी में बैठ जाएं, साइन ऑफ कर दें, वरना ये मसला पोलिटिसाइज हो जाएगा। फजल हक साहब की जो रिट थी वो प्रिवेल कर गई और वो दिन है आज का दिन है सर, वो वाकई में पोलिटिसाइज हो गया इशू, कालाबाग डैम बन नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद क्या ये अब फेडरेशन के लिए इशू जो है कुछ ज़्यादा नहीं मुतनाज़ हो गया? अब हमें इससे आगे बढ़ के बाकी डैम्स की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब हम इससे आगे ना बढ़े। कालाबाग डैम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। मैं एक्सपर्ट हूँ उसके ऊपर, वाटर इंजीनियरिंग पे जी, तो वो उसके ऊपर, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे हमें पेश किया गया, सेल किया गया हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से। लेकिन यकीनन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते तो सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास होंगे। लेकिन हमें यह बताएं कि हमने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की, कितनी सीरियसनेस इसकी तरफ दिखाई। हमें एक टोटली एक नए विजन की जरूरत है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। पॉलिसी आ गई जिसकी हमने बात की, अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंट हो और ये हमें आगे लेके चले। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपको कल भी हम कह रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं ज्यादा उसको शायद इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने मैं कह रहा हूं नेशनल, यही तो इशू है ना सर कि कौमी सलामती कमेटी पानी का इशू उठा लेगी जो हर 2 हफ्ते आजकल मिल रही है, लेकिन जो एक्चुअल वाटर की कमेटी है उसको कहा हुआ है कि आप साल में एक बार मिलें। तो वो वाटर को उठाया, इसका मतलब है कि यहाँ पर मतलब है अब फाइनली इस पर कुछ अमल दरामद है कि रियलाइजेशन है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता जा रहा है, कि ये सिर्फ आपका पानी का, आपकी फसलों का इशू नहीं है, लेकिन उसको उस एंगल से देखो, कम से कम उसका फायदा कम से कम एड्रेस तो होगा ना। यही तो मसला है ना सर, मुझे बस सिर्फ ये अफसोस होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पानी की तब बात करेंगे जब कौमी सलामती के तनाजुर में देखते हुए हमें लगता है कि जी खतरा है। भाई पिछले 70 साल से भी खतरा तो फिर पहले कर लेते ना उसको एड्रेस। अब आपको जब एक लेवल
لیول آتا ہے نا, ایک پرابلم کا ایک لیول آتا ہے, اب آپ اس لیول بیسڈ پرابلم کے پہنچ گئے ہیں جہاں پہ یہ بھی اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے آپ کے لیے. آپ کے صوبے آپس میں لڑنا شروع ہو چکے پانی کے اوپر. ابھی زیادہ پرابلم سندھ میں ہے, پنجاب میں بھی پروناؤنس ہوتا جا رہا ہے پرابلم, بلوچستان کا آپ نے خود بتایا. اب جب یہ صوبے آپس میں یہ ٹکراؤ کی صورت اختیار کریں گے, وہ کہیں گے میرا شیئر وہ نہیں دے رہا, تو وہ نفرتیں بڑھیں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن سٹرونگ ہوگی؟ یہ آپ کا تھریٹ بنا نا نیشنل سیکیورٹی. لیکن میں اس لیے تو کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پانی کے ایشو کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کالا باغ ڈیم کا جو سکیئر کرو ہے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, سارے جو صوبے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اور جو باقی تمام مسئلے ہیں, میسو ڈیم سٹوریج کیپیسٹی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, واٹر کنزرویشن ہے, واٹر کا ضیاع ہے, یہ تمام جو چیزیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. نہیں, آپ اس سے اتنے بڑے فینسی پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے, بگ ٹکٹ پروجیکٹس زیادہ میرا خیال میں ان کے لیے اپروپریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی بجائے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ جائیں. آپ اپنی کنٹرول بہتر کریں, آپ اپنی ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کریں, آپ ایسا کریں کہ آپ واٹر کی ایلوکیشن ڈیفائن کریں, ایگریکلچر کو کتنا جانا ہے, انڈسٹری کو کتنا جانا ہے, پاپولیشن یوز کے لیے جانا, یہ ابھی تک کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنائیں, آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز کو, کیونکہ یہ نہیں کہ صوبوں کے درمیان لڑائی ہے, یہاں پہ ہوتا ہے یہ میری زمین میں پانی آپ کی وجہ سے نہیں آ رہا, ان کو کبھی نہیں ڈیسائیڈ کیا جاتا. کرپشن کو چیک کریں, آپ ان چیزوں کو کرنا شروع کریں تاکہ ایٹ لیسٹ کہ کوئی سٹارٹ ہو, کوئی ایک پوائنٹ سے آپ شروع کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا, بننا چاہیے, اس بیس پہ شروع کریں, سٹارٹ کریں, اسی پہ اینڈ کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے قدم لینا شروع کریں. الٹیمیٹلی یہ جو الارم ہے نا کہ ہم 1950s میں ہماری پر جو کیپیٹا اویلیبلٹی تھی 5260 تھی, اور اب جا کے 1000 ہے. ناؤ وی آر واٹر اسکرس کنٹری. ہمیں ابھی بھی اگر عقل نہیں لی ہم نے, عقل کے ناخت, تو ہم کب لیں گے؟ نہیں, اور جو آپ کی UNDP اور باقی سب رپورٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک یہ جو بحران ہوگا اس میں تو آپ چھوڑ دیں گے پانی. آپ کو دیکھیں نا 1/5 ہو گئی, 1/5 ہو گئی ہے اویلیبلٹی آپ کی بھی. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. آخری حصے میں پانی کے ایک اور مسئلے کی بات کریں گے, مگر یہاں پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پانی کی فراوانی کا مسئلہ ہے. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ, جس کی تعمیر میں 10 سال سے زائد کا عرصہ اور 100 ارب سے زائد کا بجٹ لگا, صرف ایک بارش نے اس کی تعمیر کلئی کھول دی. اب ٹرمینل ہو یا مسافر لاؤنج, ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. عدالت عظمیٰ نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے ایئرپورٹ مینیجر اور کنسٹرکشن کمپنی کے ڈائریکٹر کو بھی طلب کر لیا ہے. اب اس سارے معاملے میں ذمہ دار کون ہے اور ملک کی امیج کو اس سے جو نقصان پہنچ رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جی جناب, جہاں پہ آپ نے ملکی امیج کی بات کی, مجھے وہ میرے خیال میں کسی انٹرنیشنل پیپر میں سٹوری چھپی کہ پاکستان نے یہ ایئرپورٹ بنایا تاکہ اپنا امیج بہتر کرے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی اس کو امپورٹنس انٹرنیشنلی بھی اٹیچ کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے کیپٹل میں پہلے تقریباً ایئرپورٹ نہ ہونے کے برابر تھا, جس کو میں ہمیشہ سے کہتا تھا بس اسٹینڈ کی طرح کا ایئرپورٹ ہے ہمارا. وہ جو چکلالہ میں ہم نے ایک وہ بنایا ہوا تھا ایئرپورٹ, الٹیمیٹلی ہمیں ایئرپورٹ ملا, مسائل وہاں پہ شروع ہوئے. پانی کا جو یہ ایک تو ہوا تھا, جو رپچر شروع میں ہوا تھا میرا خیال میں اس ایئرپورٹ کی کمیشننگ سے پہلے, یہ جو اب کی دفعہ جو سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوا ہے, اور آج کی بھی جو کورٹ ہیئرنگ ہوئی ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بھی سو موٹو نوٹس لیا تھا, تو وہاں پر جا کے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو بلڈنگ ٹرمینل بلڈنگ نہیں تھی, یہ ہمارے آپریشنل بلڈنگز میں سے نہیں تھا, یہ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی, اس کا ایک پورشن انڈر کنسٹرکشن تھا, یہ اس کے نیچے کے میں دفتر تھے, اور یہ اس ایئرپورٹ سے دور کر کے, تو اس میں پانی بارش کا پانی تھا جو آ گیا, یہ اس کا فالٹ تھا. ٹرمینل ہمارا سیف ہے, آپریشنز ہمارے ان افیکٹڈ ہے, اور یہ سارے کا سارا ملبہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. اور جن صاحب نے یہ سول ایویشن والے نے کہا, بتایا مجھے روداد, ان کے مطابق چیف جسٹس نے سوشل میڈیا پر برہمی کا اظہار کیا کہ دیکھیں وہ ان ویریفائڈ خبریں چلا دیتے ہیں, وہ سوچتے بھی نہیں ہیں پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میرا خیال میں ایک حد تک تو سوشل میڈیا کی تنقید جائز ہے, لیکن اس میں
इन्वेस्टिगेशन तो शायद कुछ होनी चाहिए या देख लेना चाहिए, चीफ जस्टिस बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वाकई इसमें वो था सोशल मीडिया का ज़्यादा कसूर था, क्योंकि वो जो उनकी बातों से मुझे जज हुआ कि उन्होंने उसको कल्प्रिट को भी पहचान लिया कि जिसने ये वीडियोस बना के ऑनलाइन लोड करवाई हैं, तो कहते हैं अब हमने बंदा देख लिया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट बनी थी, उसका सोशल मीडिया पे इस तरह इतनी आसानी से डाल देना, और जो पहले भी एक एपिसोड हो चुका, तो मेरा ख्याल में इसका ज़रा इन डेप्थ। खैर सर, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वही जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार लोग हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की ख़बर को उस तरह शाया करते हैं और वो दुनिया के चारों कोनों तक फैल जाती है और अनवेरीफाइड होता है, उसकी तस्दीक होनी चाहिए, पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए। उन तमाम चीज़ों के बावजूद सर, जब मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ हदूद होते हैं, कुछ उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही होती हैं, पाबंदियां लग रही होती हैं, तो फिर आपको वाकई में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही ऑप्ट करना होता है। ख़बरों के लिए, ख़बरों का डिसेमिनेट होना भी अब आपने देखा कि ज़्यादातर सोशल मीडिया वो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होता है। जहाँ तक ये एयरपोर्ट की बात है सर, तो एक बारिश के बाद ही पता चलता है कि आप एक्सक्यूज दी एक्सप्रेशन कितने पानियों में तो है, लेकिन वो कहते हैं ये बिल्डिंग एयरपोर्ट से दूर थी और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुआ। अगर हम उनको थोड़ा सा दें, ग्रेस मार्क्स दें कि अगर वो मुल्हिक नहीं थी उससे, और मेरा ख्याल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोर्ट में उन्होंने सच बोला होगा कि ये वो बिल्डिंग नहीं थी, दूर थी। हो सकता है कुछ ऐसा कोई फॉल्ट हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कि ऊपर छत से पानी फिर से आ गया, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने ये उन कोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग में इस तरह का कोई वाक़या। मेरे ख्याल से सर बतौर सहाफ़ी आपको सबको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, सहाफ़त का नाम ही यही है। उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।